जय जोहार संगी हो। मैं हरिओम साहू आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल हमने प्राग ऐतिहासिक कालीन छत्तीसगढ़ को कवर किया था। आज हम आद्य ऐतिहासिक काल, वैदिक काल, रामायण काल और महाभारत काल को कवर करेंगे। तो हम आद्य ऐतिहासिक काल में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी उस समय। तो आद्य ऐतिहासिक काल का समय मुख्य रूप से हड़प्पा का समय है, और हड़प्पा जो था वो पाकिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में सप्त सिंधु प्रदेश में ही फैला हुआ था, और मध्य प्रदेश तक भी वहाँ उसका विस्तार नहीं था, इसलिए इसकी बात खत्म ही हो जाती है। इससे संबंधित कोई साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं है। अब आते हैं ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे, आर्यों ने ही वेदों की रचना की है। तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे, ये सप्त सिंधु प्रदेश इनका मूल स्थान होता है। वहाँ से ये फैलते हुए ये गुजरात के काफ़ी हिस्से में फैल गए थे, उत्तर प्रदेश के काफ़ी हिस्से में फैल गए थे, और उत्तर दिशा में जाएं तो हिमालय तक जो है फैल गए थे। बाद में ये नेपाल तक भी गए, नेपाल से आगे बिहार और पश्चिम बंगाल तक भी गए। लेकिन जो मध्य प्रदेश में जो विंध्य पर्वत है, उस विंध्य पर्वत का दक्षिणी भाग घनघोर जंगल हुआ करता था। तो ये विंध्य पर्वत तक भी नहीं पहुंच पाए थे, मध्य प्रदेश तक भी नहीं पहुंच पाए थे। तो ऋग्वैदिक काल में भी छत्तीसगढ़ का कोई इतिहास नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में एक बहुत बड़े महर्षि हुए थे, महर्षि अगस्त्य। मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व रहा है इनका, और ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने उस समय बिजली का आविष्कार किया, मतलब आज से 2,500 से 3,000 साल पहले इन्होंने बिजली का आविष्कार किया था। और वो विधि वही थी जिस विधि से आज बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो ये एक ऐसे आर्य थे जो सबसे पहले दक्षिण के एरिया में, मतलब जो विंध्य पर्वत है उसके दक्षिण के एरिया में वो घनघोर जंगल हुआ करता था, जिसके कारण आज तक उसमें कोई आया नहीं था। इन्होंने उसके अंदर जाने का साहस किया। इनके साथ आर्यों का एक दल विंध्य पर्वत की ओर गया। अभी तक क्या होता था, आर्य और अनार्यों में अक्सर युद्ध हुआ करते थे, लेकिन ये महर्षि जो अगस्त्य थे, इनका दक्षिण में प्रवेश करने का जो उद्देश्य था वो युद्ध नहीं था बल्कि मित्रता थी। ये अपने ज्ञान वगैरह को ये प्रचारित करना चाहते थे, और पूरे जो भारत में अनार्य हैं सभी को अपने ज्ञान का लाभ देना चाहते थे। तो ये जब विंध्य पर्वत को पार करके दक्षिण दिशा में आए तो सभी जगह फैल गए, और जो इनके साथ आर्य थे, आर्य और अनार्य मिलजुल के भाई भाई की तरह रहने लगे। और इसी के साथ फिर उन्होंने कुछ उत्तर वैदिक कालीन महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें इस क्षेत्र के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जब महर्षि अगस्त्य दक्षिण क्षेत्र में आए, वो पूरे दक्षिण एरिया को घूमे, और जो हिंद महासागर है उस तट से लेके बंगाल की खाड़ी तक के तट को ये घूमे, और इस पूरे क्षेत्र को, दक्षिण के इस पूरे भाग को इन्होंने नाम दिया दक्षिणापदा। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, जो कि ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, इस ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहले एक दक्षिणापदा शब्द का प्रयोग हुआ। जो दक्षिणापदा है, इसी दक्षिणापदा क्षेत्र में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ भी आता था। और दक्षिणापदा के निवासियों को सतवंत कहा गया है इस ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। मतलब जो हमारे छत्तीसगढ़ के और विदर्भ और आंध्र वगैरह के जो क्षेत्र हैं, यहाँ के निवासी सतवंत कहलाते थे। एक और बात, इसमें एक शब्द निषद का प्रयोग हुआ है। ये निषद जो है विदर्भ में, मतलब दक्षिण एरिया में, देश के दक्षिणी भाग में शासन करने वाले राजा नल थे, राजा नल के वंशज थे। राजा नलों को जो है ये उपाधि थी निषद की, यही बाद में नैषद कहलाए। ये महत्वपूर्ण और जानने योग्य है कि ये जो नैषद है ये राजा नल से संबंधित है। और क्योंकि जो हमारे क्षेत्र में, जो बस्तर के क्षेत्र में राजा नल हुए थे,
वो भी कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को जो पौराणिक राजा नल थे उससे अपना संबंध जोड़ते हैं, और वेद में लिखी हुई ये बात कहीं ना कहीं उनके बात को बल प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण और ग्रंथ है कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद। इसमें विंध्य पर्वत की जानकारी मिलती है, विंध्य पर्वत की जानकारी मिलती है, और ये बताया गया है कि विंध्य पर्वत के आसपास सबर और निषाद जनजाति रहा करते थे। ये सबर और ये निषाद जनजाति जो है दोनों अनार्य जनजाति है। ठीक है, और ये निषाद जनजाति छत्तीसगढ़ में बहुत ही संख्या में है, तो कहीं ना कहीं ये प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ के आसपास के एरिया का ही ये जो वर्णन है। ठीक है, उसके बाद देखिए सतपथ ब्राह्मण, इसमें एक पद आता है रेवोतरस। ये रेवोतरस कोई और जगह नहीं, रेवा नदी है। रेवा नदी यानी कि नर्मदा नदी है। ठीक है, और इसी सतपथ ब्राह्मण में अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये जो महासागर हैं इन सभी का वर्णन मिलता है। ठीक, ये सभी बातें आपको याद करने के लिए नहीं थी, केवल समझाने के लिए थी कि वैदिक कालीन जो इतिहास है उसमें छत्तीसगढ़ का क्या महत्व है। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो दक्षिणापद शब्द है ये दक्षिण भाग के लिए प्रयोग किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ये याद रखेंगे। और ये जो निषद पद है ये राजा नल को दी गई उपाधि है, जो कि ऐतरेय ब्राह्मण में इनका वर्णन मिलता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, एक और बात रखेंगे, ये जो रेवा नदी नर्मदा नदी है, रेवोतरस शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया है सतपथ ब्राह्मण में, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब वैदिक काल से सिर्फ इतना ही है। अब देखते हैं रामायण काल को। ठीक है, रामायण काल में दो बातें अगर आप जान गए कि राम भगवान जब वनवास के लिए निकले थे तो वो छत्तीसगढ़ के जिन जिन हिस्सों से होके गुजरे थे, या पूरे भारत में अयोध्या से लेके श्रीलंका तक वो मतलब जब यात्रा की थी तो इस दौरान वो जहाँ जहाँ ठहरे थे, जिस जिस रास्ते से होके गए थे, वो राम वन गमन मार्ग के नाम से विख्यात है। और सरकार जो है वहाँ उन जगहों को जो है पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पे जोर दे रही है। तो छत्तीसगढ़ के जिन जिन इलाकों से वो भगवान राम होकर गुजरे थे उन एरिया को हमको समझना है। और इसके अलावा एक छोटा सा बात समझना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाकर यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, अच्छा तो अब देखो, पुराने समय में क्या होता है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, कौशल साम्राज्य। ठीक है, कौशल राज्य। ये कौशल राज्य इतना बड़ा था कि इसको खुद 6-7 उपविभागों में बांटना पड़ता था, जैसे कि उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, मेकल कौशल, कलिंग कौशल, चेदी कौशल इत्यादि। ठीक है, तो क्या हुआ, जो हमारा जो इधर का एरिया है, आप लगभग इतना एरिया समझ सकते हैं, इससे ऊपर का एरिया था, यहाँ से लेके पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए जो क्षेत्र था वो कहलाता था उत्तर कौशल, जिसकी राजधानी थी अयोध्या या श्रावस्ती भी। ठीक है, श्रावस्ती दोनों। ठीक है, अयोध्या जिसकी राजधानी थी। यहाँ एक राजा थे दशरथ, महाराज दशरथ। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का काफी एरिया उत्तर कौशल में आता था, और जो नीचे का एरिया है ये काफी एरिया दक्षिण कौशल में आता था। ठीक है, तो उत्तर कौशल के एक राजा थे दशरथ। उसी समय ये जो दक्षिण कौशल है, दक्षिण कौशल में एक राजा हुआ करते थे महाराज कौशल। इनके एकमात्र पुत्र थे भानुमंत, और भानुमंत की एकमात्र कन्या थी कौशल्या।
इन्हीं कौशल्या का विवाह हुआ था महाराज दशरथ से, और चूंकि ये एक इकलौती संतान थी, इसीलिए इनके बाद ये पूरा दक्षिण कौशल का राज्य भी महाराज दशरथ को मिल गया। ठीक, ये जानने योग्य बात थी। एक और बात, ये जो कौशल्या का जो राज दरबार जहाँ होता था जिस नगरी में, उस जगह का नाम था चंद्रपुरी, जो बाद में अपभ्रंश होकर आज चंदखुरी भी कहलाता है। और इस चंदखुरी में विश्व की एकमात्र कौशल्या मंदिर है। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। दक्षिण कौशल के राजा थे महाराज कौशल, उनके एकमात्र पुत्र थे भानुमंत, और भानुमंत की एकमात्र कन्या थी कौशल्या। इन कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ था। तो बाद में फिर इनका जो राज्य था वो भी महाराज दशरथ के अधीन हो गया, क्योंकि ये एकमात्र संतान थी। ये कौशल्या जो है भगवान राम की माता थी, और जो इनकी राजधानी हुआ करती थी छत्तीसगढ़ में दक्षिण कौशल में चंद्रपुरी, वो आज चंदखुरी के नाम से कहलाती है, जानी जाती है। और चंदखुरी में विश्व की एकमात्र कौशल्या मंदिर है। ठीक है, यहाँ से इतनी बात याद रखेंगे। अब इधर देखते हैं कि राम भगवान जब वनवास के लिए निकले थे तो छत्तीसगढ़ के किस किस क्षेत्र से गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले वो जल मार्ग से आए थे कोरिया में, और मोवई नदी के तट पर, मोवई नदी के तट पर ये ठहरे थे। और यहाँ जो जिस जगह पर ये ठहरे थे वो जगह आज सीतामढ़ी हरचौका के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको सीता जी की रसोई भी कहा जाता है। यहाँ से फिर ये पहुँचे सरगुजा, और सरगुजा में एक जगह है रामगढ़ की पहाड़ी, जिसको रामगिरी भी कहते हैं। इसी रामगिरी में दो गुफाएं थी। एक गुफा में जिस गुफा में राम और सीता निवास करते थे उस गुफा को सीता बेंगरा कहते हैं। ठीक है, और इसी सीता बेंगरा के पास में एक और गुफा हुआ करती थी जिसको लक्ष्मण बेंगरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सरगुजा से होते हुए ये पहुंची रायगढ़ में इनसे संबंधित जो जगह है वो राम झरना है। यहाँ पर एक झरना है, यहाँ पर भगवान राम कुछ समय तक रुके थे, तो उस झरने का नाम जो है राम झरना कर दिया गया है। ठीक है, फिर जांजगीर चांपा आए। जांजगीर चांपा में एक जगह है शिवरी नारायण। ये शिवरी नारायण वही जगह है जहाँ पर माता सबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे। ठीक है, तो जांजगीर चांपा का वो जगह जहाँ माता सबरी ने अपने जूठे बेर भगवान राम को खिलाए थे, वो जगह सबरी नारायण के नाम से विख्यात हुआ था, जो बाद में आज शिवरी नारायण कहलाता है। ठीक है, इसी जांजगीर चांपा में एक और जगह है खरोद, जिसको छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। इसी खरोद में एक मंदिर है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ये लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर है ये। ठीक है, लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, ये जो लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ शिवलिंग की स्थापना जो है लक्ष्मण ने की थी। उन्होंने यहाँ पूजा पाठ किया था। कहते हैं कि ये जो लक्ष्मणेश्वर महादेव का जो शिवलिंग स्थापित है उसमें 1,00,000 छिद्र हैं, और 1,00,000 छिद्र में से जो एक छिद्र है वो पाताल लोक तक जाता है। इसीलिए इसमें कभी भी जब कितनी भी मात्रा में दूध या पानी चढ़ा लेते हैं तो वो एक लेवल से ऊपर नहीं हो पाता। कहा जाता है कि वो पूरा पानी पाताल लोक तक जाता है। यहाँ जो विराजित जो महादेव हैं, शिवलिंग जो स्थापित है वो दूल्हा देव के नाम से प्रसिद्ध है, और ऐसी मान्यता है कि एक सुयोग्य वर के लिए जो कुंवारी कन्याएं हैं उनकी पूजा करती हैं। ठीक है, ये लक्ष्मण के द्वारा स्थापित था। ठीक है, फिर जांजगीर चांपा से ये होते हुए आए बलौदा बाजार नहीं आए। बलौदा बाजार भी रामायण काल से संबंधित है, किंतु ये रामगमन मार्ग से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये जांजगीर चांपा से आए गरियाबंद में राजिम के पास एक मधुबन नाम का जगह है।
राजिम के पास जो वन है उसी वन को मधुबन कहा गया है। रामायण में, वाल्मीकि कृत रामायण में जो मधुबन नाम का जो वन है वो यही मधुबन है। ठीक है, मधुबन के बाद भगवान राम आए पंचवटी जो कि कांकेर में है, पंचवटी जो कि कांकेर में है, और यहीं से माता सीता का हरण हुआ था। ठीक है, कांकेर में जो पंचवटी नाम की जगह है यहीं से माता सीता का हरण हुआ था। और यहीं पर रामायण कालीन एक और जगह है काली। ये काली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जगह सच में काला है। मान्यता है कि यहाँ रावण का पुष्पक विमान उतरा था, और पुष्पक विमान एक पेड़ पर उतरा था। जिस पेड़ पर पुष्पक विमान उतरा था आश्चर्यजनक रूप से वो आज भी काला है। ठीक है, इस जगह को काली नाम से पहचानते हैं। ये भी रामायण कालीन एक साक्ष्य है। ठीक है, फिर जब सीता हरण करके जब रावण ले जा रहा था तो यहाँ पर वो बस्तर से होके गुजरे, तो बस्तर में एक जगह पड़ता है गीदम। ये गीदम गिद्धराज की राजधानी थी। ये वही गिद्धराज जटायु थे जिन्होंने रावण को रोका था, उनसे युद्ध किया था, और रावण ने उनके पंख वगैरह काट दिए थे। ठीक है, तो रामायण काल से संबंधित इतनी जगह प्रसिद्ध है। उसके बाद क्या हुआ, जब अच्छा ये पंचवटी से सीता हरण हुआ, इसका भी एक बहुत अच्छा पहचान है। अभी तक देखिए जहाँ जहाँ से राम गुजरे थे पंचवटी से पहले, जहाँ जहाँ से गुजरे थे वहाँ उनके मंदिर बनाए गए थे बाद में। ठीक है, तो पुराने समय में जो मंदिर बने थे पंचवटी से पहले जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता साथ में हैं। लेकिन क्योंकि पंचवटी के बाद माता सीता का हरण हुआ था, उसके बाद राम लक्ष्मण जहाँ भी गए थे अकेले गए थे, माता सीता उनके साथ नहीं थी। तो पंचवटी के बाद से जब दक्षिण भारत की ओर हम और आगे जाते हैं तो जितने भी प्राचीन मंदिर हैं भगवान राम के, वहाँ किसी में भी माता सीता का जो है मूर्ति नहीं है, केवल राम और लक्ष्मण की मूर्ति है। ये सिद्ध करती है कि पंचवटी से ही अपहरण हुआ था। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी एक जगह है पंचवटी, वो लोग भी दावा करते हैं कि जहाँ से सीता का अपहरण हुआ था वो उनकी पंचवटी है। लेकिन हम अपने पंचवटी को मजबूती प्रदान करने के लिए जो यहाँ से अपहरण हुआ था इस साक्ष्य को रखते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो रामायण काल से इतनी ही जगह याद रख लेना पर्याप्त है। अगर ये आपको बोर्ड में ढंग से नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं आपको ये स्लाइड शो करके दिखा दूंगा। ठीक है, अब हम लास्ट बार देख लेते हैं महाभारत काल को। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पांचों पांडव जब विजय अभियान पर निकले थे तो एक वर्णन मिलता है कि सहदेव ने प्राग कौशल का क्षेत्र विजित किया था, प्राग कौशल के क्षेत्र को जीता था। ये प्राग कौशल कोई और जगह नहीं, हमारा ये महाकांतार एरिया है जो बस्तर का क्षेत्र है। याद रखिए, बस्तर के क्षेत्र को रामायण काल में दंडकारण्य कहा गया है, जबकि महाभारत काल में महाकांतार के नाम से ये जाना गया है। ठीक है, इसके अलावा जो चित्रांगदा थी जिनका विवाह अर्जुन से हुआ था, इनकी जो राजधानी मणिपुर में थी जो कि आज का रतनपुर है। देखिए रतनपुर को पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने चतुर्दिक नगरी कहा है क्योंकि ये चारों युग में इसके अलग अलग नाम रहे हैं। ठीक है, सतयुग में इसका नाम मणिपुर, और त्रेता युग में मणिकपुर, द्वापर में इसका नाम हीरापुर, और कलयुग में आज ये रतनपुर के नाम से जाना जाता है। तो चारों युग में ये अलग अलग नाम से जाना गया है। ठीक है, इसके चेदी नरेश बब्रू वाहन, ये जो बब्रू वाहन थे ये चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र थे। इनका वर्णन भी मिलता है महाभारत में। और जो हमारी पंडवानी गायिका, मशहूर पंडवानी गायिका तीजन बाई हैं, वो भी उनके भी जो पंडवानी हैं उनमें बब्रू वाहन, चित्रांगदा और अर्जुन का जो वो गाती हैं, इनमें इन्हीं की कथा शामिल है, जो अर्जुन, चित्रांगदा और बब्रू वाहन। तो उन्हीं बब्रू वाहन की जो राजधानी है वो शिरपुर थी,
वो पूरे चेदी के नरेश थे और उन्होंने अपनी राजधानी सिरपुर में स्थापित की हुई थी। इसी तरीके से एक राजा हुए हैं ताम्रध्वज, जिनकी राजधानी मणिपुर थी, जबकि इनके पिता की राजधानी जो है भांडेर थी, जो आज आरंग कहलाती है। इसके पीछे कहानी ये है कि जब अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था तो उनको ताम्रध्वज ने पकड़ लिया था। फिर जब वो घोड़े को छुड़ाने के लिए भगवान कृष्ण और अर्जुन आए तो अर्जुन ने पूछा कि ये कौन है, तो कृष्ण भगवान ने इनका परिचय देते हुए कहा था कि ये जो मेरे मोरध्वज हैं ये मेरे अनन्य भक्त हैं, उन्हीं का ये पुत्र है। तब अर्जुन ने कहा कि ये मेरे से भी बड़ा भक्त है, तो कृष्ण भगवान बोले कि हाँ आपसे भी बड़ा भक्त है। तो ये बोले परीक्षा लेके दिखाओ। तो परीक्षा लेने के लिए ये दोनों रूप बदल के गए, एक ब्राह्मण का और साथ में एक शेर को भी ले गए और इनके मोरध्वज के पास जाके बोले कि ये जो मेरा शेर है ये भूखा है, इसको अपने पुत्र का मांस खिलाओ। तो इन्होंने अपने पुत्र को जो है आरी से काट के खिलाया था। तो ये आरी से काटने के कारण ही इस जगह का नाम आरंग पड़ा और मान्यता है कि यहाँ आज भी, मतलब उसके बाद से यहाँ कोई भी काम जो लकड़ी का होता है आरी से नहीं की जाती है। ठीक है। एक और ख़ास बात है इस जगह की कि यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था उसके हिसाब से भी ये पाया गया कि यहाँ पर आरी के प्रयोग नहीं हुए हैं बहुत लंबे समय से। ठीक है। इसके अलावा भीम खोह एक जगह है जहाँ भीम के पैर मिले थे, और लाक्षागृह जहाँ पर दुर्योधन ने पांडुवंशियों को जला के मारने की साजिश रखी थी, ये भीम खोह और लाक्षागृह वर्तमान में जो खल्लारी का हमारा क्षेत्र है वो आता है। ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ की एक और जानकारी मिलती है कि कर्ण की विजय यात्रा के दौरान उनका युद्ध जो है शिशुपाल से हुआ था और नलवंशियों से भी उनका युद्ध हुआ था। तो ये जो शिशुपाल है उस समय जो चेदी के जो है शासक थे, और चेदी के अंतर्गत ही ये जो पूरा छत्तीसगढ़ का काफ़ी एरिया आता था, कौशल का काफ़ी क्षेत्र आता था। ठीक है। राजा, इसके अलावा जो एक रुक्मणी के भाई थे, जो कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के जो भाई थे राजा रुक्म, जिनका वध श्री कृष्ण ने किया था, इनकी जो राजधानी है वो गोदावरी के तट पर एक प्रतिष्ठानपुर नाम का जगह है जो कि पैठनपुर के नाम से जाना जाता है। ये उनकी राजधानी थी और मतलब गोदावरी नदी के पास से जो बस्तर का भी काफ़ी एरिया है इनके राज्य में आता था। महाभारत काल से हमको ये भी पता चलता है। ठीक है। इसके अलावा जांजगीर चांपा में दमोदरहा नाम के जगह में एक ऋषभ तीर्थ है। हालांकि ये जैन तीर्थंकर हैं, पर ये ऋषभ जो है, भगवान ऋषभ महाभारत काल के माने जाते हैं। ठीक है। तो ये जो जैन ऋषभ तीर्थ है ये भी महाभारत काल से संबंधित है, जांजगीर चांपा के दमोदरहा नाम के जगह में है। महाभारत काल से इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हमने जो है आद्य ऐतिहासिक काल, वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल को कवर किया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा महाजनपद काल के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि महाजनपद काल से संबंधित जो साक्ष्य है यहाँ पर, एक तो उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, एक बौद्ध ग्रंथ है अवदान शतक उससे, और एक चीनी यात्री थे वेनसांग, उन्होंने भारत यात्रा के दौरान एक पुस्तक लिखी थी शीयू की। उसमें भी उन्होंने उस यात्रा के दौरान वो छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने उस किताब में लिखा है कि जो भगवान बुद्ध थे वो छत्तीसगढ़ आए थे और सिरपुर मलार के क्षेत्र में वो कुछ समय रुके भी थे। ठीक है। और जैन तीर्थ से संबंधित ये साक्ष्य मिलता है। तो इसके साथ ही जो है बौद्ध और जैन काल भी आज कवर हो गया। ठीक है दोस्तों, कल से हम छत्तीसगढ़ में राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।